सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा चार्टर एक्ट। तो हमने जो भी इससे पहले एक्ट्स थे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद फिर एक एक्ट और आया था, एक्ट ऑफ 1786, उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो होगा चार्टर एक्ट। तो टोटल 4 चार्टर एक्ट्स हैं, ठीक है। तो चार्टर एक्ट में जो पहला एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये एक्ट क्या था और इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, या फिर ये मतलब सारे एक्ट से ये अलग है, सिर्फ ये से 4 ही एक्ट क्यों है ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चार्टर एक्ट है इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ की प्रोविजंस, क्योंकि ये एक्ट्स होते हैं, हाँ, डेट वाइज आपको इम्पोर्टेंट होते हैं ये, लेकिन आई डोंट थिंक ये कुछ खास इम्पोर्टेंस के एक्ट हैं। एज आई अर्लियर मेंशन्ड कि जितने भी सारे एक्ट्स हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट होंगे, कुछ थोड़े से कम इम्पोर्टेंट होंगे। तो वैसा ही है ये भी, ये चारों जो चार्टर एक्ट्स हैं। और बात करते हैं इस चार्टर एक्ट के बारे में। तो एक्चुअली जब हमने पिट्स इंडिया एक्ट देखा था तो उसमें उसका सोल मोटिव यही था कि पार्लियामेंट जो है वो कंपनी पे अपना पूरा कंट्रोल चाहता है, ठीक है। तो वो पूरा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो उस पे कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो उसे कंडीशंस के साथ लोन देना हो, या फिर उस पे उसके ऊपर एक ऑथराइज्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट करना हो जो उसको सुपरवाइज करे, या फिर डायरेक्टर्स का जो स्केल है उसको बढ़ा देना हो, या फिर प्रोपराइटर्स के नंबर में चेंजेस करने हो। तो पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब उन्होंने सारे तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। और डे बाय डे वो कंपनी के अफेयर्स पे अपना कंट्रोल एक्सटेंड करता ही गया, ठीक है। और इसी का एक इसी में एक स्टेप फर्दर है, वो है चार्टर एक्ट। तो बेसिकली जब ईस्ट इंडिया कंपनियां आई थी तो उन्होंने वो एक चार्टर होता है, लाइक एक राजशाही जो पत्र होता है ना, वो एक लेके आते हैं कि हाँ उसमें क्राउन जो है, क्वीन हो गई, उनके तरफ से वो ऑथोराइज्ड होते हैं कि हाँ आप जाके ट्रेड कर सकते हो, ठीक। तो बेसिकली उसी को चार्टर कहते हैं। और जो पहला चार्टर एक्ट पास हुआ था तो इसके पहले भी उन्हें चार्टर मिला हुआ था जिसको वो बार बार रिन्यू करवाते थे, और वो 20 इयर्स के लिए रिन्यू होता था, ठीक। तो 23 अप्रैल 1793 को एक एक्ट पास हुआ। इसके पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ कंपनी का जो वो चार्टर है, यानी कि उन्हें जो अधिकार प्राप्त है, जो उन्हें मोनोपोली दी गई है इंडिया में और जो भी ईस्ट के कंट्रीज हैं उनमें ट्रेड करने का, वो चार्टर को 20 इयर्स के लिए रिन्यू कर दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। और भाई कोई हल्ला क्यों नहीं हुआ मतलब पार्लियामेंट में, क्योंकि ये देखो जैसे हमने पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था, तो कैसे फॉक्स और नॉर्थ की गवर्नमेंट ने एक्ट लाया था, फॉक्स इंडिया बिल। तो पिट ने, जो कि उस टाइम ऑपोजिशन में थे, उन्होंने उसका विरोध किया था, ठीक है। उन्होंने बहुत बिटरली उसको क्रिटिसाइज किया था। तो फिर आखिर चार्टर एक्ट में क्यों नहीं? इसके कारण पहला तो मिनिस्ट्री जो थे, जो मिनिस्ट्रीज में जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं कंपनी को साइड कर रहे थे, मतलब कंपनी की साइड ले रहे थे, ठीक। और दूसरा एक और कारण था कि जो भी क्रिटिकल सिचुएशन जो था, जो इंग्लैंड को फेस करना पड़ा था, एक्चुअली ये हुआ था कि रिवॉल्यूशनरी जो फ्रांस है उसके इन्वेंशन से इंग्लैंड परेशान हो गया था, ठीक। तो ब्रिटिश जो स्टेट्समैन थे वो भी मतलब अपने नेशनल प्रॉब्लम को लेके इतना ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड थे कि उन्हें कंपनी का जो चार्टर है ना वो उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं लगा, इसलिए इसको बहुत ही बिना कोई डेलिब्रेट डिस्कशन के इसे पास कर दिया। उसके बाद तो जो कंपनी का जो मतलब कंडीशन था, फाइनेंस का कंडीशन था, वो थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्टरी था, लेकिन फिर भी उन्हें ये कंडीशन फ्रांस के इन्वेंशन से ज़्यादा बड़ा नहीं लगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया
कि उन्हें मतलब थोड़ा बहुत ऑपोजिशन हुआ, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल शांति से पास हो गया, थोड़ा बहुत ऑपोजिशन हुआ लेकिन फिर भी स्मूथली वो पास हो गया पार्लियामेंट से, और कंपनी का चार्टर 20 ईयर्स के लिए फिर से रिन्यू हो गया। तो अब इसके की प्रोविजंस देख लेते हैं। तो पहला जो की प्रोविजन था वो ये था कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, अब देखो गवर्नर जनरल का जो पावर है अपने दो सबऑर्डिनेट्स यानी मद्रास और बंगाल को लेके, वो हर बार उन्हें बढ़ा ही दिया जाता है, ठीक है। और उनका बस एक मोटो था कि जो सेंट्रल पावर हो ना इंडिया में, ठीक है, वो काफी स्ट्रांग हो, ठीक। और उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि मद्रास और जो बॉम्बे थे प्रेसिडेंसी, उनके सारे सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट गवर्नर जनरल के हाथों में आ गए, ठीक है, मिलिट्री और सिविल के जितने भी पावर्स थे। उसके बाद अ, बंगाल जो था, जो मतलब गवर्नर जनरल के अंदर में था, उसके गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे के सारे चीजों को सुपरवाइज करते थे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक। तो डायरेक्ट कंट्रोल भी कर सकते थे, और प्रेसिडेंसीज का जो गवर्नमेंट था मतलब वो अगर किसी भी कोई भी ऐसा वॉर एंड पीस वाला अगर केस हो, तो वहां पे या फिर इंडियन स्टेट्स के साथ जो वो लोग करते थे, जैसे युद्ध हुआ ये सब, तो ऐसा कोई स्थिति में गवर्नर जनरल वहां पे जाके इंटरवेन करते थे, ठीक। तो बेसिकली ये जो गवर्नर जनरल को के पावर को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया, स्ट्रेंथन कर दिया गया उनके हाथों को। तो ये कहीं ना कहीं उनका बस ये था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हम डेवलप कर सके। दूसरा ये था, हमने पिट्स इंडिया एक्ट में ये पढ़ा था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल को सबसे पहले क्या कर दिया गया था, उनके जो मेंबर्स थे उन्हें 4 से 3 कर दिया गया था, ठीक है। और कॉर्नवालिस को जो हमने ये पढ़ा था, कॉर्नवालिस जो थे उन्हें जो ये मिला था, क्या कहते हैं, उन्हें जो राइट मिला था, जो वो अपने अपॉइंटमेंट से पहले बोले थे कि हम मतलब मुझे एक स्पेशल पावर चाहिए ताकि मैं अपने अपने विल पे, ठीक है, अपने विट पे किसी भी डिसीजन को या फिर किसी भी मुद्दे को, उसमें मैं काउंसिल के जो डिसीजन हो उसको ओवरराइड कर सकूं या फिर ओवर रूल कर सकूं या उसको नजरअंदाज कर सकूं। तो कॉर्नवालिस के कहने पे उन्हें उस टाइम के लिए वो राइट मिल चुका था, और इस चार्टर एक्ट के थ्रू ये राइट फ्यूचर के जितने भी गवर्नर जनरल्स होंगे और गवर्नर्स होंगे उनके लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा एक प्रोविजन था उस एक्ट का, ठीक। नेक्स्ट था कि अब भाई देखो बंगाल में अगर गवर्नर जनरल नहीं रहे, क्योंकि उनको वहां ही वहीं रहना है फोर्ट विलियम में, अब बंगाल में अगर वो नहीं रहे तो वो उनके बदले अपने बदले खुद एक वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते थे, ठीक है, जो कि कहाँ का होगा, तो एक सिविलियन मेंबर होगा उन्हीं के काउंसिल का, ठीक। और उसके बाद एक और चीज था कि जैसे कि वो बॉम्बे और मद्रास गए, ठीक है, अगर तो वहां का जो लोकल गवर्नमेंट होगा या फिर हेड होगा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके मीटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा। तो वहां पे भी अगर जैसे ये ऐसी बात नहीं है कि गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल में ही रहेंगे तो वहीं के गवर्नर जनरल, अगर वो मद्रास और बॉम्बे आए तो वहां पे वो हेड हो जाते हैं उस टाइम के लिए। और अगर कोई भी मीटिंग या फिर कुछ भी डिसीजन होगा तो उसे प्रिसाइड कौन करेंगे, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट था कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। अब कॉर्नवालिस ने तो बोला था कि मुझे कमांडर इन चीफ भी बनवा दो, ठीक है, तो हम गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों का ये लेंगे, राइट्स लेंगे और पावर्स लेंगे, ठीक है, तो दोनों पोस्ट को हम ही संभालेंगे। और इसके बाद फिर कहा गया था कि जो कमांडर इस एक्ट के थ्रू यानी कि चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि जो कमांडर इन चीफ होगा सीज टू बी अ मेंबर ऑफ बंगाल काउंसिल, ठीक है। अब वो बंगाल काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे, वो अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स, यानी कि काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे बल्कि डायरेक्टर्स उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो था एक की फीचर इसका था कि जो पहली बार हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट में, कि जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ तो उनकी कोई ऐसी फिक्स्ड उनका एक नहीं था कि हाँ जुरिस्डिक्शन उनका कुछ फिक्स नहीं था। तो इस एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो फर्स्ट नेम कमिश्नर थे उनको उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक।
और जो भी जूनियर मेंबर्स थे, अब पहले उन पे ये था कि आप अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जूनियर मेंबर्स बनना चाहते हैं तो आपको प्रीवी काउंसिल के मेंबर होने चाहिए। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन को चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू हटा दिया गया। नेक्स्ट था, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो था, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे एक बहुत बड़ा निकल के आता है, जो कि काफी लंबे समय तक मतलब इंडियन हिस्ट्री पे, इंडियन इकोनॉमी पे अपना असर छोड़ता है। वो था कि जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, गवर्नर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के या फिर और भी सारे मेंबर्स, उनकी जो सैलरीज होंगी वो इंडियन रेवेन्यू के थ्रू पे की जाएंगी। ठीक है, यानी कि पहले उन्हें जो उनकी सैलरी, मतलब वहाँ जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, उनकी सैलरी वहीं से मिलती थी, ब्रिटेन से ही मिलती थी, जो एक्सचेकर थे उनके थ्रू। लेकिन अब इंडियन रेवेन्यू के अंदर ये आ गया, और ये जो प्रैक्टिस ये 1793 से लेके, सोचो कितना लंबा टाइम है ये, 1793 से लेके 1919 तक इंडियन रेवेन्यू से ही उन सभी का उन सभी की सैलरीज उन्हें पे की गई। नेक्स्ट था कि गवर्नर जनरल, और ये उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी एक था कि हाँ आपको क्योंकि आपको ऑथराइज्ड किया गया है तो आप अपने काम से ऐसे नहीं भाग सकते, तो गवर्नर जनरल या फिर कोई भी गवर्नर होंगे, यानी कि प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स, तो वो अपने टेनर के टाइम में, यानी कि जब उनका कार्यकाल होगा तो उस टाइम वो अपने मतलब इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, छुट्टी में भी इंडिया को लीव नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्ट बहुत थोड़ा लंबा सा है, लेकिन उतना कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। ठीक है, वो एक तरीके से बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक बार और थोड़ा रीचेक करना और उसको थोड़ा और सॉर्टेड करना, यही बस उस एक्ट का काम था, और इसीलिए ये एक्ट बस इतना ही भरे। ठीक है, और ये जो चार्टर एक्ट्स हैं, जो ये चारों हैं, तो ये 20-20 साल के मतलब गैप पे है, तो ये याद करना काफी इजी हो जाता है। जो ये पहला 1793 में आया है, फिर नेक्स्ट आएगा आपको 1813 में, उसके बाद 1833, और उसके बाद लास्ट 53 में आएगा। ठीक है, तो चार्टर एक्ट एक तरीके से क्रोनोलॉजी आपको इसको याद कर लेनी चाहिए। ये क्रोनोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट है कि हाँ वो 20-20 साल के गैप पे वो आ रहा है, बार बार रिन्यू हो रहा है। आगे के कुछ चार्टर एक्ट्स वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चार्टर एक्ट था ये कॉन्स्टिट्यूशनली उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, फिर भी वी हैव टू स्टडी। ऑल्दो ये बस एक्ट यहीं तक था। टिल देन, थैंक यू, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड ट्विटर। Our Twitter handle is at thvtweets and our Insta handle is humanitarian_insta. So till then, stay tuned and do follow us and like, share and subscribe. So thank you.